हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि बॉन्ड्स किस तरीके से काम करते हैं और कैसे आप बॉन्ड्स के थ्रू रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो भी फिक्स तरह से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड्स के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। बॉन्ड्स क्या क्या किस तरह के होते हैं, किस प्रकार से बॉन्ड काम करते हैं और क्या आपको बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बॉन्ड्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। बहुत लोगों ने बैंक में जाके एफडी कराया होगा या अपने घर में लोगों को देखा होगा, अपने मदर या फादर को देखा होगा बैंक एफडी कराते हुए। तो दोस्तों, जब भी आप बैंक एफडी कराते हैं तो आपको वहां पर एक रिसीट प्रोवाइड होता है। आप जो अमाउंट डिपॉजिट कराते हो उसमें 3-4 चीजें जो प्राइमरी तौर पर लिखी होती हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जितना अमाउंट के आपने एफडी कराया है। सेकंड चीज जो उसके ऊपर होती है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको मिलने वाला है उस एफडी के अंदर जब वो मैच्योर हो जाएगी। तीसरा आपका एक टाइम पीरियड होता है कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए वो एफडी कराई है। मान लीजिए वहां 1 साल, 2 साल या 3 साल, कितने भी टाइम पीरियड आपका हो सकता है, जिसके बाद आपको वो एफडी का अमाउंट मैच्योर होकर मिल जाएगा। और दोस्तों, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है जो आपका मैच्योरिटी डेट होता है। मतलब 3 साल के बाद अगर मेरी मैच्योरिटी डेट है और जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उतने 3 साल के लिए, उसके बाद मेरे को वो टोटल अमाउंट मेरा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये मोटी मोटी बातें आपने देखी होंगी एफडी के अंदर, जहां पर हमें 3-4 बातें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब इसके पीछे अगर जाएं, बैंक्स को एफडी करने में क्या फायदा होता है या बैंक्स एफडी क्यों कराते हैं, तो देखिए दोस्तों, बैंक्स का जो मेन मोटिव होता है, मेन जो धंधा होता है एक बैंक का बिजनेस होता है, वो एक जो डिपॉजिटर है उसका, मतलब जो एफडी उसके पास कराता है, उससे पैसे लेता है और जो उसका एक लोन लेने वाला बंदा है, मतलब बोरोअर है, उसको पैसे देता है। मतलब अगर आज की डेट में इसी इकोनॉमी के अंदर एक बंदे को 10 लाख रुपए की जरूरत है और एक बंदे के पास 10 लाख रुपए का सरप्लस है, एक बंदा 10 लाख रुपए की वहां पर बैंक में एफडी कराना चाहता है और दूसरा इंसान 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहता है। तो ये काम होता है दोस्तों एक बैंक का, और उसके बीच का जो मार्जिन होता है, मतलब अगर आज की डेट में आप एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट अपना देखोगे तो एवरेज रेट जो है वो 5-5.5% के आसपास है। वहीं आप लोन का अगर आप रेट देखोगे तो कुछ 7.5-8% के आसपास है। तो इसके बीच का जो एक मार्जिन बचता है 2-2.5% का, वो टोटल बैंक का पूरा कमाई होती है, वो उसका टोटल रेवेन्यू होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से बैंक काम करता है, जहां वो एक जगह से पैसे लेता है, दूसरी जगह पैसे देता है और बीच में अपना प्रॉफिट बनाता है। उसी तरीके से अब इसी कॉन्सेप्ट को जब बाकी मार्केट के अंदर ले आते हैं, मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे अगर आप इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट को देखोगे या जितने भी आप इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट देखोगे, सिर्फ और सिर्फ बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है। ऐसे और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं या बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं या फिर कुछ एनबीएफसीज हैं जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, ये सारे लोगों के पास भी बहुत सारे मीडियम होते हैं पैसे को इकट्ठा करने के। शेयर मार्केट भी उसके अंदर एक मीडियम है जहां पर आप इक्विटी इशू करके लोगों से पैसा रेज करते हैं, जिस तरीके से आपने आईपीओ में देखे था। उसी तरीके से बॉन्ड्स भी उसी तरीके का एक माध्यम है जहां से आप पैसा रेज कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज 10,000 करोड़ की जरूरत है। मान लीजिए उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट वहां पर कुछ नया प्रोजेक्ट वो लगाना चाहते हैं, तो अब वो 10,000 करोड़ अगर रेज करना चाहते हैं तो इसको वो बॉन्ड्स के फॉर्म में भी कैसे रेज कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार से जिस तरह से बैंक एफडी में रेज करता है। वहां आपने देखा था बैंक एफडी के अंदर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। उसी तरीके से जब बॉन्ड्स के अंदर आते हैं तो उसके अंदर आ जाता है सेम उसी प्रिंसिपल वैल्यू की जगह फेस वैल्यू। मतलब कि यहां पर फेस वैल्यू क्या होगा, जब भी आप बॉन्ड्स इशू करते हैं तो उसका एक फेस वैल्यू होता है। अब वो फेस वैल्यू 100 रुपए भी हो सकता है, 1000 रुपए भी हो सकता है, 10,000 रुपए भी हो सकता है, 10 लाख रुपए भी हो सकता है। मतलब जो भी इश्यूअर है उस बॉन्ड का, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से उसको इशू कर रहा है। लेकिन जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो हमेशा फेस वैल्यू के मल्टीपल पे होगा। मतलब कि अगर आज मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री 1000 रुपए की फेस वैल्यू पे बॉन्ड इशू कर रहा है, तो आपको अगर आप 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास 10 यूनिट्स आपके मिल जाएंगे उस बॉन्ड की। तो दोस्तों, ये आपको एफडी वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा डिफरेंट रखा होगा कि वहां पर आपको किसी तरह के कोई यूनिट्स आपको नहीं मिलते हैं, यहां पर आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसी हिसाब से आपको यहां पर यूनिट्स मिल जाते हैं। दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट जो एफडी के अंदर हमने देखा था, वहां पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी गई थी।
उसी तरीके से अगर आप बॉन्ड के अंदर देखोगे तो यहां पर हम कूपन रेट की बात करते हैं। कूपन रेट वही उसी तरीके का वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह ही काम करता है। यहां भी अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग कूपन रेट होंगे। ये बॉन्ड इश्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कूपन रेट कौन से टाइम पीरियड के लिए दे रहा है। जिस तरीके से बैंक एफडी के रेट होते हैं, मान लीजिए वो 1 साल के अंदर कुछ ज्यादा रेट देना चाहता है, और अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के पास आप उसके पास पैसे रखते हो तो वो ज्यादा रेट भी देता है। तो दोस्तों जनरली बॉन्ड्स जो मार्केट के अंदर आते हैं, इनके रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक एफडी से ज्यादा होते हैं। इसीलिए मार्केट को ग्रैब करने के लिए और ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए बॉन्ड इशू करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी कि कूपन रेट क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। उसके बाद अगर हम देखें टाइम पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड आपको पहले से इसके अंदर डिफाइंड होगा जिस तरीके से आपको एफडी के अंदर डिफाइंड होता है, और उसी टाइम पीरियड के बाद एक मैच्योरिटी डेट हो जाएगा, जिसके बाद आपको वहां पर वो बॉन्ड का जो आपका पैसा था, जितना आपने इन्वेस्ट किया था, प्लस उसके साथ जो कूपन रेट था वो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बॉन्ड्स के अंदर एक दूसरा बड़ा फीचर जो होता है वो ये होता है कि ये यूनिट्स जो आपको मिले हैं ये ट्रेडेबल होते हैं। ट्रेडेबल किस तरीके से होते हैं, जैसे कि अगर आप जब बैंक में एफडी कराते हैं तो आपको एक एफडीआर रिसीट मिलती है, एक प्रूफ मिलता है कि इस बैंक में आपका इतना पैसा डिपॉजिट है और इतने टाइम के बाद आपको इतना पैसा मिलने वाला है। उसी तरीके से जब बॉन्ड्स के अंदर हम आते हैं तो वहां जब आपको बॉन्ड्स इशू कर दिए जाते हैं, लेट सपोज आपको 10 यूनिट्स वहां पर 1000 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपको 10 यूनिट्स अलॉट हो गए, आपके डीमेट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन ये सब प्रोसेस होने के बाद इस बॉन्ड को मार्केट के अंदर लिस्ट कर दिया जाएगा, और इस तरह की हम मार्केट को कहेंगे बॉन्ड मार्केट। जिस तरीके से शेयर मार्केट होती है उसी तरीके से बॉन्ड मार्केट होती है। वहां पर इन यूनिट्स का आपस में बाय और सेल आप कर सकते हैं। मतलब कोई इंसान आज की डेट में मेरे पास मान लीजिए इस फेस वैल्यू के जो भी एक्स कूपन रेट के हिसाब से मेरे पास ये बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, कल को मान लो कोई इंसान इसी बॉन्ड को खरीदना चाहता है तो वहां पर मैं उसको एक्सचेंज पे जाके सेल भी कर सकता हूं। ये मेन फीचर हमारा एफडी से यहां पर डिफरेंशिएट करता है, और यही इसकी यूएसपी है कि आप इसको इसकी मैच्योरिटी डेट से पहले सेल कर सकते हो। जहां पर आप एक्सचेंज पे जाओगे और जो भी उस समय वैल्यू चल रही होगी आप उसके हिसाब से सेल कर दोगे। दूसरा टेक्निकलिटी के अंदर मैं जाऊं, मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों बॉन्ड्स के ऊपर। अभी ये बेसिक्स की हम बात कर रहे हैं तो मोटा मोटा हम इसके अंदर समझे तो जब ये उसके ऊपर ट्रेड करता है, इसमें बहुत सारे उसके अंदर इन्फ्लुएंस आएंगे कि मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं, मार्केट में इकोनॉमी की स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से बॉन्ड का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। फ्लक्चुएट करने का इन द सेंस कि वो फेस वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। मतलब आज 1000 रुपए की फेस वैल्यू से जब बॉन्ड इशू हुआ था, तो उसके बाद जब अब वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो गया तो उसकी फेस वैल्यू उससे कम भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करेगा उस बॉन्ड के हिसाब से वो किस तरीके का बॉन्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो मेन बात अभी हम बेसिक कर लेते हैं इसके ऊपर कि वहां पर रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है, रेटिंग एजेंसीज, कि आप किस तरीके से बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते थे तो आप वहां पर बैंक की क्रेडिबिलिटी देखते थे कि किस तरीके का बैंक है, सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, या कितने टाइम को कितना टाइम हो गया है इसको इंडस्ट्री के अंदर, या अभी आप ये भी देखते हो कि 5 लाख रुपए की गारंटी आपको एफडी के अंदर भारत सरकार भी देती है कि 5 लाख रुपए तक आपका पैसा सेफ है। उसी तरीके से अगर आप बॉन्ड के अंदर आते हो तो ऐसा कोई आपको यहां पर इंश्योरेंस नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहां पर कहीं ना कहीं रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग जरूर मिलेगी। जितने भी रिनोन्ड हमारे देश के अंदर रेटिंग एजेंसी है, चाहे वो फिर उसके अंदर अपना जितने भी अच्छे रेटिंग एजेंसी हैं, S&P पुअर हो गया और जितने भी ये लोग हैं, ये सारों की आपकी रेटिंग एजेंसी आपको वहां पर देखने को मिलेगी किस तरीके की रेटिंग वहां पर दी हुई है। अब उसमें उनका एक डिफाइंड क्राइटेरिया है, उसके अंदर AA आता है, AAA आता है, AA आता है, A आएगा, फिर B, BBB माइनस, इस तरह से अलग अलग यहाँ पर रेटिंग एजेंसी उसको रेट करेंगी उस बॉन्ड को कि वो किस तरीके का बॉन्ड है बेस्ड ऑन उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मतलब किस तरीके का फाइनेंशियल उनका चल रहा है या फिर किस तरीके का फाइनेंस उनके अंदर है। तो इस पूरे को देख के वो अपना एक रिस्क असेस करेंगी और उसके बेस पे एक रेटिंग देंगी। तो जनरली AAA बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज्यादा सेफर माने जाते हैं, उसके बाद AA बॉन्ड्स आ जाते हैं, उसके बाद A बॉन्ड आते हैं, और इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों इस तरीके से काम कर सकते हैं आप रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग देख के कि बॉन्ड कितना सिक्योर है और किस तरीके का रिस्क उसके अंदर है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से बॉन्ड काम करता है और बॉन्ड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही बात करने वाले हैं।
आगे के हम इस वीडियो में और भी बात करेंगे, जहां मैं बॉन्ड्स के बारे में और डीप में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप बॉन्ड्स के अंदर आपको किस तरीके से डिसीजन ले सकते हो और क्या इसकी डीप बातें होती हैं जहां पर ये बॉन्ड प्राइसेस को इफेक्ट करती हैं, जो हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। तो दोस्तों, अब लास्ट जो हमारा कंक्लूजन था, क्या आपको बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों मेरा यह मानना है कि आप अपना एक अच्छा पोर्शन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपके पास ग्रुप ऑफ बॉन्ड्स हैं, मतलब बहुत सारे बॉन्ड्स वहां पर अंदर हैं, डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल के, डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स के, जो आपको वहां पर एक आपका डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी करके चलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप फिक्स रिटर्न कमाना चाहते हैं, जैसे कि 8, 9, 10% जो भी बॉन्ड का कूपन रेट है, आप अगर फिक्स रिटर्न कमाना चाहते हैं विदाउट टेंशन, मतलब बिना रिस्क ज्यादा लिए, इक्विटी से कंपेयर करें जहां पर डेली प्राइस ऊपर होता है नीचे होता है, तो बॉन्ड एक अच्छा माध्यम है जहां से आप फिक्स रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली हो। तो दोस्तों, मेरी आपको रिकमेंडेशन है, आप बॉन्ड्स में जरूर इन्वेस्ट करें। और अगर आपकी एज ज्यादा है, मतलब आप 50 से अबव हो चुके हैं, तो बॉन्ड को आप एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मान सकते हैं मंथली या ईयरली इनकम के लिए, कंपेयर टू बैंक एफडी, क्योंकि वहां पर रेट बहुत ज्यादा कम है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें ताकि सब लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं आपकी उस क्वेश्चन को दूर कर पाऊं और इस तरह के और वीडियोस बना पाऊं। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे किसी और दिन। ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।